बिजनेस हेड में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो चेंज हुए हैं एंड इनफैक्ट इफ यू गो एंड लुक एट फाइनेंस एक्ट 20 वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत पुराने सेक्शंस में चेंजेस पहले आ गए थे। भाई इस साल से खत्म हो जाएगा, यानी 1/4/20 के बाद कई चीजें खत्म हुई हैं। एक है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑफ 32 AD। आपको पता है, पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में जाकर अगर आप इनके नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में अपने यूनिट्स लगाते थे, आप कोई भी एसएससी हो सकते हैं। और ये था सेटअप ऑन और आफ्टर 1/4/15 बट अप टिल 31 मार्च 20, यानी आज के डेट में आपने 1/4/20 के बाद वहां जाके यूनिट सेटअप करा तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन थी क्या? आपको एक्चुअल कॉस्ट का 15% डिडक्शन और मिल जाता था। फिर था एडिशनल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी जो रेट था वो यहां पर जो यूनिट्स थे उनका था 35%। इफ द यूनिट्स वर सेट अप इन दीज एरियाज द रेट वाज 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको क्यों करवा रहा हूं, दो बातें। अगर आपने सपोज कीजिए 2019-20 में, एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस नाउ एज एन एग्जांपल, सपोज आपने 100 lakhs का इन्वेस्टमेंट करा and we are looking at notified backward areas of Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal and Bihar. अब if I look at 2019-20, 2019-20 में सबसे पहले अगर ब्लॉक में और कोई एसेट नहीं है, मैं एज्यूम करता हूं इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन वाज 35%। सो आपको ब्लॉक में आपने एक्चुअल कॉस्ट 100 ऐड करी, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 35 मिल गया, आपकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाज 15%, 15 वो मिल गया, तो आपको 50 लाख का क्लोजिंग WDV आ गया। फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन की जब इनकम निकाली, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, तो यहां से डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने 15 और 35 माइनस करा, और आपने एक 32 AD का उसी का 15% 15 और डिडक्ट करा। दिस इज एज इट वाज इन 1920। आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 लाख की, तो आपका ब्लॉक में ऐड होगा 100, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20%, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा 15%, तो आपका यहां पर 65 लाख आएगा एज क्लोजिंग WDV। और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डेप्रिसिएशन 15, additional depreciation 20, and of course there is no investment allowance. So this is the treatment for any unit that is set up on or after 1/4/20। एक तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल नंबर 2, सपोज कीजिए दैट इन द ईयर 2019-20 आपने 100 lakhs का इन्वेस्टमेंट जो करा वो लेस देन 180 डेज था। अब इससे क्या होगा? अब 100 में से 15 तो मिल गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, लेकिन 17.5 मिला एडिशनल डेप्रिसिएशन, राइट? सो वी हैव 100 माइनस 15 माइनस 17.5, यानी आपका क्लोजिंग WDV आ गया 67.5। नाउ लेट्स ऑल्सो टेक कि आपको यहां पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डेप्रिसिएशन नॉर्मल 15, एडिशनल 17.5, एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस था, रिमेंबर उसमें लेस देन 180 डेज का कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये 15 मिल गया। अब दो बातें याद रखनी है हमने इन द ईयर 2021। क्या याद रखोगे? एक तो ये ओपनिंग WDV जो आया 67.50, ठीक है जी, इसके ऊपर लेट्स से यही वैल्यू ऑफ ब्लॉक है, तो 67.5 पे 15% तो मुझे मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, सो नॉर्मल डेप्रिसिएशन बिकम्स 10.125। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस था, रिमेंबर आपको अगले साल मिलता था, तो एक तो ये पॉइंट है जो आज भी रेलेवेंट है फॉर 32 AD। सो एक तो यहां पर आ गया, सो वी विल हैव नाउ नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10.125 एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन 17.50। अच्छा, अब एक बात जो और याद रखनी है, हमें यह भी बताया गया था कि अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट अलाउंस लिया, जब भी लिया, कभी भी लिया, द एसेट मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड
विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। 5 years कब से है? जिस दिन इंस्टॉल किया। अगर आपने बेचा, देन द डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल, विच मीन्स अगर ये वाला एसेट जिसके लिए आप डिडक्शन ले चुके हैं यहां पर 19-20 में, आपने कभी भी, सपोज आपने 1/11/19 को खरीदा था 5 साल में, यानी 31 अक्टूबर 2024 तक आप अगर इसको बेच देते हो, सपोज आपने बेच दिया यहां पर, लेट्स से दिस इज ऑन 1/11/21, देन 21-22 में, हमने 20-21 का करा, 21-22 में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अलाउंस की डिडक्शन ली थी वो रिवर्स होके ये जो 15 लाख रुपया है विल बिकम योर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम ऑफ द ईयर ऑफ सेल। सो अभी भी, हालांकि आज की डेट में अगर आप यूनिट लगा रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट भी आपका 20% ही है जो बाकी सबका है, लेकिन अगर पिछले साल आपने लेस देन 180 डेज यूज करा, एक तो उसका बैलेंस इस साल मिलना है, ये याद रखना है, और अगर विद इन 5 years बेच दिया तो आपको वो रिवर्सल होगी जितनी भी आपने डिडक्शन ली थी। नाउ दोस आर पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, नाउ जस्ट टू इंश्योर, एक क्या क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल X Limited had set up a unit in Telangana in 1819. It had claimed an investment allowance of 15% on the actual cost of 50 lakhs installed in that year. It had also claimed additional depreciation of 35% in that year. The company sells the asset for 45 lakhs on 1/5/20. अब इसके लिए हमें करना क्या है? चलिए, अगर मैं बात करूं 18-19 की, तो 18-19 में आपने 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो उस साल आपको एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिला 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला 35%, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला 15%, ये आपने डिडक्शन ले लिया। ब्लॉक में आपके 50 लाख ऐड हुए, क्योंकि बेटा आज अगर बेचा है ये डेप्रिसिएबल एसेट, तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक भी चाहिए, ओपनिंग डब्ल्यूडी भी चाहिए, तो हम इसकी कैलकुलेशन पूरी करेंगे। सो डेप्रिसिएशन आपका उस साल कितना होगा? 25 लाख रुपया, विच इज 7.5 एंड 17.5, ये माइनस करके 25 लाख का क्लोजिंग आया होगा एज ऑन 31 मार्च 19। फिर 1/4/19 को 25 लाख ओपनिंग है, फिर उस साल हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया 15%, क्लोजिंग आया, और अब 20-21 का ओपनिंग आ गया। अब आपने बेच दिया फॉर 45 लाख्स, तो एक तो ये वैल्यू ऑफ ब्लॉक होगी नील। अब वैल्यू ऑफ ब्लॉक नील होगी बेटा, तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल गेन्स निकालना है, 45 लाख्स माइनस कॉस्ट ऑफ ब्लॉक, ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्लस जो आपको डिडक्शन मिली थी ये वाली, ये अब रिवर्स होके इस साल की बिजनेस की रिसीट बन जाएगी। सो यू हैव अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज बिजनेस का इनकम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से 2 या 4 नंबर का आ सकता है। हम दो बातें करेंगे, एक मोटर कार की बात करेंगे। वी ऑल नो मोटर कार्स पे हमारे पास दो रेट हैं, एक है 15% और एक है 30%। दिस इज यूज्ड ऑन हायर टैक्सीज के लिए, और ये नॉर्मल जो व्हीकल आप यूज करते हैं फॉर योर बिजनेस, नॉर्मल यूज। लेकिन, और ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं कि अगर आपने 23/8/19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में खरीदा, तो ये डेट्स तो याद रखनी पड़ेंगी, 23 अगस्त 23/8 से 31 मार्च 23/8, 23 अगस्त से 19 से 31 मार्च 20 में अगर आपने खरीदा था, तो हमें बताया गया था कि रेट इसका हम कर देंगे ज्यादा, और वो रेट क्या होगा? इसकी जगह 15 की जगह हो गया 30% एंड इसकी जगह हो गया 45%। नाउ दिस इज नॉट जस्ट फॉर एसेट्स व्हिच वर परचेज्ड देन, और उसी साल के लिए नहीं था, उन गाड़ियों पे। कौन सी वाली? वही वाली। कौन सी? यही ना जो इस दौरान खरीदी थी, इस पीरियड में जो खरीदी। देखो ब्लॉक में आज भी है, यानी आज 20-21 में अगर आपको वही गाड़ी पे डेप्रिसिएशन देनी है तो उस पे रेट 15 नहीं 30 होगा, और 30 की जगह 45 होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, और ये मैंने एग्जांपल दिया है, आईसीआई का है, इसको कर लो, इंपॉर्टेंट है। देन बेटा देयर वर वेटेड डिडक्शंस। एक सेक्शन था 35 सीसीसी, एक था 35 सीसीडी। 35 सीसीसी वाज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। सो कोई भी एंटिटी अगर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे कार्य करती है तो उनका पहले तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है, दे गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट,
कि हम कौन से किसानों को किस बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी गाइडलाइंस हैं, रिपोर्ट्स देनी है, और जितना खर्चा उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे करा उसका हमें पता है 1.5 गुना उनको डिडक्शन मिलता था। सिमिलरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग सेंटर्स वो सिर्फ कंपनी को मिलता था, सीसीडी। नाउ वहां पर जो 150% था हटा के अब हर जगह 100% कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च था, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस 1.5 गुना था, फॉर नेशनल लेबोरेटरी या अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के लिए 1.5 गुना था, 100 हो गया। फिर आपको याद होगा एक सेक्शन 35(2)A भी होता, जहां पर अगर एक कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल या बायोटेक में है, तो उनके लिए प्री कमेंसमेंट खर्चा तो 100% होता था, पोस्ट कमेंसमेंट अदर देन बिल्डिंग पे 1.5 गुना मिलता था। वो सारा कुछ मिला के अब क्या हो गया 100%। सो 35(2)AA 35(2)AB सारा कुछ हो गया। टिल 2019-20 डिडक्शन वाज 150%, नाउ इट इज ऑल गोइंग टू बी 100%। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर आपको लिख दी हैं, दैट दे विल नाउ नो लॉन्गर बी ऑन अ वेटेड बेसिस। तो एक बार 35 CCC, 35 CCD, सेक्शन 35 हो गया, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को आप भेजते थे। 35(2)AA था जो नेशनल लेबोरेटरी या अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के लिए था, और एक 35(2)AB था। अब ये सारे के सारे मिला के अब हर जगह सिर्फ 100% खर्चे की डिडक्शन मिल रही है, वेटेड डिडक्शन नहीं मिल रही है। ये सारे मैंने डिटेल में सेक्शन यहां पर लिख दिए हैं आपको, सो यू प्लीज मेक श्योर यू आर रीडिंग दिस केयरफुली। प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ पेमेंट, कई सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, खासकर आप लोगों के लिए एट इंटरमीडिएट लेवल। हमने एक 48(3) पढ़ा, एक हमने पढ़ा था 43(1), जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज, एंड यू कैन नॉट मेक अ पेमेंट मोर देन 10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ECS एंड सो ऑन। अभी यहां पर और यहां पर तीन बातें लिखी थी, एक था अकाउंट पे चेक, एक था ड्राफ्ट, और एक था ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्लस। बेटा कुछ रूल 6DD था, इसके लिए देयर वाज अ रूल 6DD जो एक एक्सेप्शंस बताता था उस सारे रूल की, और कई सेक्शंस हैं CA फाइनल लेवल पे। तो हम 40A की बात कर रहे हैं, एक हमारा 35AD था यहां पर, जो हमारे स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे उनके लिए कोई एसेट खरीदा, दैट आल्सो कुड नॉट बी मेड, पेमेंट कुड नॉट बी मेड मोर देन 10,000 अदरवाइज देन बाय दीज। नाउ इन ऑल द सेक्शंस अब जो प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ पेमेंट है, जो प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ पेमेंट है, ECS के साथ जो NEFT है, जो RTGS है, जो आपका भीम ऐप है, UPI है, ये टेक्निकली ECS की डेफिनेशन में नहीं आते थे, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज समथिंग दैट इज डन ऑन अ बैच प्रोसेसिंग मोड। अगर अब ECS की डेफिनेशन करें, मैं करवा देता अगर वो रेलेवेंट होता, बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी और रूल बना दिया 6 ABA ABBA, कहते हैं द प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट जो है, जहां जहां हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड्स की पेमेंट की बात करी, वहां वहां अब क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे सारा कुछ बीच में ऐड कर दिया। सो ऑल ऑफ दिस इज नाउ चेंज फॉर ऑल सेक्शंस। आप लोग ये तीन वाले याद रख लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ। नाउ आई थिंक व्हेन वी गो इन डिडक्शंस का चैप्टर 80 JJAA था, सो वी हैव 80 JJAA। वर्कमैन की सैलरी थी, देखिए क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हैं, मैं आपको सेक्शन नहीं करा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। JJAA में एडिशनल वेजेस का डिडक्शन मिलता था 30%, पर वो वेजेस शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS, उसमें भी ऐड कर दीजिए। यानी जहां जहां आपने पढ़ा अकाउंट पे चेक, जैसे 50C में पढ़ा हमने, या हमने 43CA में पढ़ा, या 56(2)(10) में भी पढ़ा, 44AD में भी पढ़ा था कि चेक से आएगा तो 6% लेंगे, है ना। 56(2)(10) में हमने पढ़ा था कि अगर जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, और डेट ऑफ एग्रीमेंट पे आपको एडवांस मिल गया, वो अकाउंट पे ही चेक से मिला, तो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन वाला लेंगे। कुछ आ रहा है याद? बेसिकली जहां जहां अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, ECS लिखा था, वहां वहां कहता है ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स अब अलाउ हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रूल 6DD याद कराता हूं। रूल 6DD में एक तुम्हें याद होगा, अगर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को पेमेंट होती थी,
तो उस दिन आप पेमेंट अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक कर सकते थे, क्योंकि नेशनल हॉलिडे है या बैंक की स्ट्राइक है, उस दिन अगर आपको पेमेंट करनी जरूरी है तो वो पेमेंट आप कर सकते थे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। अब गवर्नमेंट कहती है भाई मेरी बात सुन, ये सारे हमने मोड ऐड कर दिए, काहे की छुट्टी वाले दिन भी बैंक चलता आज तो कहते उन्होंने वो क्लॉज हटा दिया, where payment was required to be made on a day on which the banks were closed either on account of holiday or strike। ये अब उन्होंने 29/1/2020 से हटा दिया, विच मीन्स 2021 में अगर 26 जनवरी को भी पेमेंट होनी है बेटा, कैश से नहीं होगी, अगर होगी तो डिसला हो जाएगी। 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर हो, कोई भी हो, ये क्लॉज अब रूल 6DD में नहीं है। आई रिपीट अगेन, क्यों नहीं है? बिकॉज अब ये सारी बातें तो आप ऑनलाइन कर ही सकते हैं। सबसे मेन तो ये चेंज आया, डिविडेंड। तो क्या याद है तुम्हें? लेट मी से, आपको पता था कि डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है एंड डोमेस्टिक कंपनी अगर डिक्लेयर करती है, चलिए देखें एक बार, डोमेस्टिक कंपनी, तो कंपनी के हाथ में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था और शेयर होल्डर के हाथ में 1034 में फुली एग्जेम्प्ट होता था अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है। अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है तो 1034 रेड विद 115 BBDA, इतना टाइम लगाया था समझने के लिए, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख टैक्सेबल होता था एट द रेट ऑफ 10% होता था। इसमें से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होता था, इसमें से कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते थे। याद आया कुछ? इसमें मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब का भी, ये सारी बातें थी। अभी क्या हुआ? हटा दिया, खत्म कर दिया। फॉर डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन और आफ्टर 1/4/20। अभी क्या हुआ? इतना सारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। कंपनी को अब टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194, आपको मैंने करवाया। 194 पे टीडीएस कटेगा अगर पेई इज अ रेजिडेंट शेयर होल्डर एंड 195 में कटेगा अगर पेई इज अ नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर। तो ये आपको मैंने दो बातें बताई और यहां है 20%। ठीक हो गया। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है वो भी पहले एक एडिशनल टैक्स लगता था, म्यूचुअल फंड पे करता था, शेयर होल्डर यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, सब चेंज हो गया। और म्यूचुअल फंड जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो म्यूचुअल फंड का देयर इज 194K अगर रेजिडेंट है, 196A अगर नॉन रेजिडेंट है, अगेन 10%, 20% ये टीडीएस कटेगा, बट इन द हैंड्स नाउ द यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल फंड will be taxable in the hands of the unit holder as income from other sources unless these are held as stock in trade, then it will become business income। और डोमेस्टिक कंपनी का भी वही है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन और आफ्टर दिस इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड will be taxable in the hands of the shareholder as other sources unless these are held as stock in trade। फॉरेन कंपनी का remains the same, R+OR के हाथ में it is always taxable as other sources या business income if the shares are held as stock in trade, R+NOR और NR के हाथ में ओनली इफ रिसीव्ड इन इंडिया। तो एक तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओ, बस अब ये सिंपल इनकम होगी। तो क्या सर अब इस डिविडेंड का रेट 10% होगा? नहीं बेटा, एज एप्लीकेबल। इंडिविजुअल शेयर होल्डर को आ रहा है तो स्लैब रेट है, कंपनी को आ रहा है तो कंपनी का रेट है। सर वो 10% वाला 10 लाख का सब बेटा खत्म, फिनिश्ड। तो अगर मुझे 20 लाख रुपए डिविडेंड आ रहा है, मेरी इनकम है, कंपनी को कोई उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का लफड़ा नहीं है। यानी अब एज्यूम करो कि पिछले साल वाला लॉ पड़ा ही नहीं, ठीक है। डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल है जैसे बाकी इनकम टैक्सेबल, डिवेंचर इंटरेस्ट मेरे हाथ में होता है ना टैक्सेबल, कंपनी तो सिर्फ टीडीएस काटती है, वही डिविडेंड का हो गया। अब ये सारी सोच हटा दी। तो ऐसे कैसे होता है? लॉ है बेटा, सोच बदलती रहती है। एक टाइम पे कहते थे इतने सारे शेयर होल्डर को पकड़ने के लिए कंपनी को पकड़ेंगे, इतना लफड़ा इतने साल। अभी कहते हैं ना कंपनी को नहीं पकड़ते हैं, अब उसी को अकेले अकेले पकड़ेंगे, क्योंकि अब तो हमने सब कुछ डिजिटल कर दिया, अब तो हम पकड़ सकते हैं लोगों को। बात भी सही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर डिविडेंड इंटरिम है और वो डिक्लेयर हो गया बिफोर 1/4/20 तो उस समय डिक्लेरेशन पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल हो गया होगा, लेकिन वो मिला ऑन और आफ्टर 120 है, इस पे कहते हैं पिछले साल वाला लॉ ही लगेगा। यानी आपको दोनों याद रखने,
डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिफोर 1/4/20 बट पेड ऑन और आफ्टर 1/4/20। ओके, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1/4/20 से पहले डिक्लेयर हो गया, डिक्लेरेशन पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लग गया। अब कल को 1/4/20 के बाद जब मुझे मिला, अब कहो जी मेरे हाथ में भी टैक्सेबल है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी लग गया ना, ये नहीं होगा। ये लॉ पुराना ही लगेगा। कंपनी ने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया और शेयर होल्डर अगर नॉन रेजिडेंट है फुली एग्जेम्प्ट है, रेजिडेंट है एग्जेम्प्ट अप टू 10 लाख। सो ये ओल्ड लॉ लगेगा एंड दिस इज फॉर डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन और आफ्टर 1/4/20। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, मैंने एक बार जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको यहां दे दिया। अब बेटा व्हाट हैज आल्सो नाउ चेंज इज एक्सपेंडिचर। जब तक तो सुन रहे हो, क्या सुना जब तक तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, रिमेंबर एग्जेम्प्टेड इनकम कमाने का कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, अब तो डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। तो अब आपको 57(1) पे लिए चलते हैं, जिसमें लिखा है एनी रीजनेबल सम पेड एज कमीशन और रेम्यूनरेशन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। यहां लिख रहा है कमीशन एंड रेम्यूनरेशन फॉर रियलाइजिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। ओके, अब फाइनेंस एक्ट ने क्या बोला, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक and mutual funds, the only deduction allowed will be interest expense, and in any previous year such deduction shall not exceed 20% of the dividend income or income in respect of units included in the total income of that year, which basically means, अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और अगर हम खर्चों की बात करें, हम बोलें कोई कमीशन दिया आपने, कोई पैसा दिया डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए, ये अलाउ नहीं हो रहा है, यहां अलाउड है। आपने लोन लिया शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, ये अलाउड है, ये अलाउड है। लेकिन यहां मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड हो गया। यानी आपने 100 लाख के शेयर्स खरीदे, ठीक है जी, आपने 100 लाख का लोन लिया और उस पे आपका इंटरेस्ट जा रहा है 10%, तो आपका 100 लाख पे 10%, 10 लाख का इंटरेस्ट जा रहा है। आपको इन शेयर्स पे डिविडेंड आता है, लेट्स से 30 लाख डिविडेंड आया। अभी ये डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया, आई एम श्योर यू नो। अब ये एक्सपेंडिचर यहां से डिडक्शन होगा, पर मैक्सिमम 20% ऑफ 30 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर आपको खर्चा नहीं मिलेगा। तो यहां आपका आ जाएगा 24 लाख की इनकम, यानी आपका खर्चा 10 लाख है, पर वो आपको डिविडेंड के 20% से ऊपर डिडक्शन नहीं दे रहा है। तो ये बेसिकली यहां पर जरूर लिखा है, पर नीचे उसने प्रोवाइडेड दैट जाके रिस्ट्रिक्शन डाल दी, तो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया। डिडक्शंस के चैप्टर में 2-3 छोटी छोटी जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले आप थोड़ा सा रिवाइज करो, डिडक्शंस दो प्रकार की हैं, एक प्रॉफिट बेस्ड और एक पेमेंट बेस्ड। इंटरमीडिएट में पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस आती हैं, ये वाली इंटरमीडिएट में नहीं है, ये वाली भी नहीं है। इंटरमीडिएट में ये वाली आपकी है 80QQ भी है, 80RR भी है और एक 80JJAA है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, इन डिडक्शंस के लिए मैंने यहां क्लियर कर दिया रिटर्न भरनी जरूरी है, यानी हमारे लिए इन तीनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं भरी, आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। जो 80C to 80U की बाकी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हैं, दोज विल बी अलाउड ओनली इफ पेड ड्यूरिंग द ईयर, और उनके लिए रिटर्न भरो या ना भरो, देयर इज नो कंडीशन फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर क्लेमिंग दीज डिडक्शंस। दूसरी बात, यहां पर 80JJAA में एक अमेंडमेंट हुई और उन्होंने बोला सीए की रिपोर्ट आपको 44AB की बिफोर द ड्यू डेट अंडर 44AB भी भरनी जरूरी है। यानी JJAA में दो कंडीशन आ गई, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न जानी जरूरी है, और एक रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट से पहले जानी जरूरी है, वरना JJAA नहीं मिलेगा। दोनों बातें जरूरी है। फिर बोल रहा हूं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट से पहले विच इज 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वो जानी जरूरी है, और रिटर्न भी ड्यू डेट से पहले जानी जरूरी है, नहीं तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन इज ओनली फॉर 80JJAA। एक तो ये अमेंडमेंट है। दूसरा बेटा, मैंने यहां पर आपको पूरा चार्ट डिडक्शंस का समरी वाला दोबारा दे दिया अपडेट करके।
अब इसमें हमें जो एक बात याद रखनी है कि 80 GGA में पहले लिमिट 10,000 की होती थी, ये अब 2,000 हो गई है। जी की तो पहले ही 2,000 थी। जीजीबी जीजीसी में तो कोई भी कैश पेमेंट अलाउड नहीं थी, अब जीजीए की लिमिट भी 2,000 हो गई है, तो ये भी बात है, दिमाग रखोगे। तीसरी बात, 80 EEA था विच वॉज फॉर एक्स्ट्रा लोन फॉर अ लोन सैंक्शन ड्यूरिंग 1920। हमने कहा था अगर लोन 19-20 में सैंक्शन हुआ तो उसके ऊपर जो जितनी देर तक वो लोन चल रहा है, आपको इन एक्सेस ऑफ द डिडक्शन यू वर गेटिंग फॉर द इंटरेस्ट अंडर 24B, आपको यहां एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती थी अप टू 1.5 लाख, प्रोवाइड ऑफ कोर्स द हाउस वाज लेस देन और इक्वल टू 45 लाख। लोन जितने मर्जी का हो, बट इट शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 1920 एंड यू शुड नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन। अब यहां पर लोन का सैंक्शन 20-21 भी आ गया, तो यानी 19-20 में सैंक्शन हो या 20-21 में सैंक्शन हो, दोनों केसेस में आपको 80 EEA का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह मैं नहीं करवा रहा क्योंकि जो चेंजेस हैं आर वेरी थ्योरेटिकल चेंजेस। तो 3 चेंज है, एक 80 GGA का लिमिट 2,000 हो गया, आप उसके ऊपर पे करेंगे तो आपको कैश के अलावा किसी मोड में पे करना है। 80 EEA में सैंक्शन 19-20 था, 20-21 भी आ गया है। और JJAA में अगर आपको डिडक्शन लेनी है तो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट से पहले भरनी है एंड रिटर्न की ड्यू डेट से पहले भरनी है। कई सेक्शंस में आपने देखा सनसेट क्लॉज आ गई, 32 AD गया, वेटेड डिडक्शंस गई, ये भी गया। सेक्शन 10AA क्या था ये? सर वही था ना, आपको याद होगा सर, SEZ में यूनिट लगते थे, एक्सपोर्ट करते थे, तो उनके एक्सपोर्ट टर्नओवर जो इंडिया में पैसा लेकर आए उसके प्रोपोर्शनेटली आपके प्रॉफिट्स की डिडक्शन मिल जाती थी। पहले 5 साल में 100% थी, अगले 5 साल में 50% थी एंड सो ऑन। अब क्या हुआ, ये जो सेक्शन था बेटा सेटअप और आफ्टर 145 टिल 31 मार्च 20 था, फिर खत्म हो गया। यानी जो यूनिट आज सेटअप होगा 1/4/20 के बाद, उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर जो पुराने सेटअप हुए हैं और अभी वो 10-15 साल का डिडक्शन चल रहा है उनको मिलता रहेगा। ये नहीं हम कह रहे कि खत्म हो गया। तो अगर किसी ने यूनिट सेटअप करा था 18-19 में, तो अभी उनको 15 साल मिलना है, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 चलता रहेगा वो सिलसिला। तो सेक्शन तो आपको याद रखना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस साल 20-21 में अगर सेटअप हुआ तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाउएवर अब सुनो, कोविड आ गया, कोविड की वजह से कई चीजें डिले हुई, तो अब उन्होंने क्या बोला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ही सेज इन केस विद द लेटर ऑफ अप्रूवल required to be issued in accordance with the SEZ Act has been issued before 31st March 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, and the manufacture or production has not begun on or before 31st March 20। हुआ क्या, अप्रूवल आ गया कि आपका यूनिट SEZ में लग रहा है, पर अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो होना चाहिए था 31 मार्च 20 से पहले, नहीं हुआ। He says the date for manufacture or production has been extended to 31st March 21। अप्रूवल 20 से पहले मिल जाना चाहिए, 20-21 में अप्रूवल नहीं मिलेंगे। हाँ, 20 से पहले 31 मार्च 20 से पहले अप्रूवल हो गया, मैन्युफैक्चर 31 मार्च 21 डेट है, और सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ पता नहीं कोविड कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, वैक्सीन आ गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डेट अगर एक्सटेंड हो गई तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो बहुत देर से सबका इंतजार था कि सर ये नया टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। आज वो दिन है जब वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑल्टरनेट टैक्स स्ट्रक्चर, और द न्यू टैक्स रिजीम बोला जा रहा है सेक्शन 115BAC। कोई मेरे से पूछे ये क्यों लाया गया, पर आई थिंक वन ऑफ द बेसिक रीजन इज इनकम टैक्स एक्ट हमारा बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। हम बहुत सारी एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, बहुत सारी डिडक्शंस दे रहे हैं। आप सैलरी के चैप्टर से शुरू हो गए, वहां पर आपको सेक्शन 10 में अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। अगर हम बिजनेस साइड में आए तो देखो कितनी सारी डिडक्शंस हैं, फ्रॉम एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू बिजनेस टू डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च।
इवन स्पेसिफाइड बिजनेसेस 35, एडी है, डेप्रिसिएशन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेट करते ही जा रहे हैं। कैपिटल गेन्स आ जाता है, फिर अदर सोर्सेज है, देन ऑफ कोर्स यू हैव एटीसी टू एटीयू, बहुत सारी डिडक्शंस है, यानी टोटल इनकम निकालते निकालते पसीने निकल जाते हैं। आप देखो कितना टाइम लग गया निकालने में। अभी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक डायरेक्ट टैक्स कोड 2009 की बात है, डायरेक्ट टैक्स कोड का एक आइडिया फ्लोट करेगा, अभी पूरी इनकम टैक्स एक्ट को हटा के नया डाला जाए। कांग्रेस के जमाने में ये आइडिया आया, पर वो एकदम से आप सोचो 1961 क्या 1922 से एक सोच चल रही है इनकम टैक्स की, भी 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सडनली एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाते हो जहां पर आप कहते हो कि हेड्स ही सिर्फ 2 होंगे, स्पेसिफाइड इनकम एंड नॉन स्पेसिफाइड इनकम। पूरा इनकम टैक्स एक्ट बदलने की बात कर रहे हैं। इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इनकम टैक्स से चलती है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट टू लॉन्च अ न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड 2014 तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, अपने पहले ही बजट में जेटली जी ने बोल दिया कि ये तो हम स्थगित कर रहे हैं। फिर 2017 में उन्होंने अपनी कमेटी बैठाई, कहते चलिए अब इस पे बहस शुरू करते हैं कि नया इनकम टैक्स एक्ट, डायरेक्ट टैक्स कोड कैसे लाना है। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया, पर वो एक्ट लाने का जो पूरा खर्चा है, टू बी एबल टू चेंज फ्रॉम वन एक्ट टू द अदर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ मैन पावर, लॉस ऑफ रेवेन्यू, इन केस के लोगों को समझ में ना आए। तो उन्होंने धीरे धीरे उस एक्ट में जो उन्होंने मेन चीज करनी थी उसको इसी पुरानी एक्ट में चेंज करते जाए। दिस इज वन सच इनिशिएटिव। इन्होंने आज की डेट में बेसिकली क्या किया, अलग से स्लैब दे दिए। यानी हमने अभी तक पढ़ा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए ये स्लैब होता है, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख होता है, वैसे 2.5 लाख वाला होता है। नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये है, रेजिडेंट के लिए वो है। यहां पर कहते हैं पहली बात, ये सेक्शन जो है केवल इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को लग रहा है। तो आप समझ के चलो दिस न्यू टैक्स रिजीम इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ, और रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं है बेटा। अगर हम एक्ट को पढ़ना शुरू करें, कहता है एक्ट मतलब सेक्शन को 115 BAC सबसेक्शन 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। ये बहुत बड़ी लाइन होती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, यानी जो 115 BAC में लिखा है that overrides all the other sections of the act, notwithstanding anything contained in this act, but subject to the provisions of this chapter। अभी ये चैप्टर जो है 12 है जहां पर ये ऐड हुआ। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, जो स्पेशल इनकम्स होती है, जैसे हमने बात करी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का रेट 20% होता है, 112A में 10% होता है, 111A का 15% होता है, अनडिस्क्लोज इनकम का 60% होता है, लॉटरी का 30% होता है। स्पेशल इनकम्स का रेट सेम रहेगा, स्पेशल इनकम्स एट सेम रेट एज अंडर ओल्ड स्कीम। चलिए एक बात क्लियर होगी। then he says the income tax payable in respect of total income of a person being an individual or HUF for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the first day of April 21। यानी ये प्रीवियस ईयर 2021 से स्कीम लागू है। असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ April 21 मींस प्रीवियस ईयर 2021 shall at the option of the person be computed at the rate of tax given in the following table if the conditions contained in subsection 2 are satisfied। So basically slab rate आप देखोगे चेंज हो गया, अल्टीमेटली स्लैब रेट बदला। लेकिन सबसेक्शन 2 में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने बोला टोटल इनकम निकालते समय बहुत सारी एग्जेम्पशंस, बहुत सारी डिडक्शंस जो हमने सीखी वो नहीं देनी है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको करने के लिए फर्स्ट यू मस्ट नो द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, और उसमें अब हम सिर्फ ये सीखेंगे कि 115 BAC के ये रेट तब लगेंगे अगर टोटल इनकम में से ये बेनिफिट नहीं दिया, डिडक्शन नहीं दी, एग्जेम्पशन नहीं दी। वो लिस्ट याद कर लेंगे तो आंसर बड़ा सिंपल हो जाएगा। द क्वेश्चन इज इट इज येट ऑप्शनल। मेरे हिसाब से ये धीरे धीरे, जो मेरा मानना है, जो मैं अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जानता हूं, इतने सालों से मैं भी लॉ पढ़ा रहा हूं, ये आज ऑप्शनल है, कुछ सालों बाद मेरे ख्याल से पुराना रजीम हट जाएगा और नया रजीम ही रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पब्लिक एक्सेप्ट्स इट। तो कहते हैं हम लॉ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कहने वाली बात है कि लॉ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दे दिया। देखो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट मेरे पास आएगा, कहेगा सर मुझे आप बताओ ये फायदे वाला है या नुकसान वाला है। तो अगर हम धीरे धीरे डिस्कशन देखेंगे, हम बता ही नहीं सकते किसी एक क्लाइंट को। एक्चुअली
इंडिविजुअल क्लाइंट्स को अलग अलग बता सकते हैं कि फायदे वाला है या नुकसान है, क्योंकि अगर एक क्लाइंट है जो कोई भी डिडक्शन नहीं लेता, कोई भी एग्जामिशन नहीं मिलती है, उसके लिए शायद फायदेमंद होगा। पर कोई क्लाइंट है जो 80C भी ले रहा है, 80D भी ले रहा है, इतनी सारी डिडक्शंस ले रहा है, 80G की आपको डिडक्शन है अनलिमिटेड मिलती है, तो उसके लिए शायद ये नुकसान वाला हो जाए। तो ये तो पर केस, ईच इंडिविजुअल केस पे डिपेंड करेगा भाई ये सेक्शन फायदे वाला है या नुकसान वाला है। तो देखो हमारी प्रैक्टिस तो बढ़ जाएगी, थोड़े सालों के लिए तो बढ़ेगी देखो, क्योंकि हर क्लाइंट हर साल हमसे यही पूछेगा बताओ सर ऑप्ट करूं या ना करूं। तो सबसे पहले देखते हैं रेट है क्या और कितने का फायदा है। भाई इतना सारा लफड़ा हो रहा है, फायदा कितने का है। उन्होंने बेसिकली स्लैब्स 2.5 लाख रुपए बढ़ाए यहां पर, और यहां रेट 5% बढ़ाया। तो यहां देखोगे प्लस 2.5 लाख हो रहा है, यहां प्लस 5% हो रहा है। तो पहले 2.5 लाख तक मिल रहा है, 2.5 से 5% यहां तक तो ठीक है। 5 से अब 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, 15 के ऊपर 30। दैट्स इट। सो 2.5 नील, 2.5 से 5 5, 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 12.5 20 15 25, 15 के ऊपर 30। अच्छा बेस्ट पार्ट, सरचार्ज के रेट्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम, यानी टोटल इनकम जो निकलेगी 115 BSE का, जब हम ये सेक्शन 115 BSE सबसेक्शन 2 पढ़ लेते हैं, दिस टेल्स मी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर न्यू टैक्स रेट्स, यानी टोटल इनकम में फर्क आएगा। वो टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा होगी तो सरचार्ज 10% है, 1 करोड़ से ज्यादा है 15% है, 25 है, 37 है, ऑल दोज रिमेन द सेम। तो यहां पर ये चीज अगर आपके नोट्स में नहीं नोटेड है तो लिख लीजिएगा प्लीज। सरचार्ज विल बी एज एप्लीकेबल 10%, 15%, 25% एंड 30% वेयर टोटल इनकम as per 115 BAC2 exceeds 50 lakhs, 100 lakhs, 200 lakhs and 500 lakhs। ठीक है जी। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बिल्कुल सेम लगेगा। अच्छा 87A का रिलीफ, 89 का रिलीफ इज एप्लीकेबल इवन अंडर द न्यू लॉ, यानी 87A किसको मिलता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल को, वेयर टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। फर्क सिर्फ इतना होगा, ये टोटल इनकम विल बी एज पर 115 BSE सब सेक्शन 2 के एडजस्टमेंट के बाद, तो आपको अप टू रिबेट मिल जाएगा 87A का। देन स्पेशल इनकम विल बी टैक्स एट रेट्स इवन अंडर द न्यू स्कीम। सो यहां लिख लो अपने लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112A 10%, 1 लाख से ऊपर वाला 111A 15%, लॉटरी 30% और अनडिस्क्लोज्ड इनकम 60%। आओ अच्छा बेस्ट पार्ट, यहां सीनियर सिटीजन को कोई इज्जत एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं, जितनी इज्जत है उन्हीं रेट्स के अंदर है, यानी सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्पेशल स्लैब नहीं है, सबको एक ही स्लैब है। नो स्पेशल बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सेक्शन ये लगेगा। एडवांस टैक्स विल बी एज पर टैक्स अंडर न्यू स्कीम्स, वो भी नॉर्मली चलता रहेगा। सो बेसिकली फर्क क्या आ रहा है, दो बातें, एक स्लैब बदले और एक टोटल इनकम का तरीका बदल गया। हाँ अब ये ऑप्शन जो हमने बोला, पहली बात ये ऑप्शन क्लेम करना कैसे, तो उसने दो हिस्सों में डिवाइड करा। कहता है अगर आपके पास बिजनेस इनकम है या आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है तो ऑप्शन कब करना, देखो 2 मिनट। सो इफ यू हैव अ बिजनेस एंड इफ यू हैव नो बिजनेस। अच्छा एक चीज पहले समझो, मैं फिर बोलूंगा, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और HUF, बाकियों के लिए ये नहीं है। हां अगर बिजनेस है तो आपको वंस ऑप्शन लेना है, जब आप रिटर्न भरोगे 139(1) की। पहली बात, बिलेटेड रिटर्न में ये ऑप्शन नहीं ले रहे हो आप ना, ओरिजिनल रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट आपने रिटर्न भरनी है और आपने ऑप्शन क्लेम करना है कि मैं 115 BSE के लिए है, ये वंस है, मतलब एवरी ईयर नहीं है, यानी यहां पर एवरी ईयर नहीं है,
यहां पर क्या है, ऑप्शन एवरी ईयर है, एवरी ईयर। जिस भी साल आपको 115 बीएसई का ऑप्ट करना है तो उस साल की ड्यू डेट से पहले रिटर्न भर दीजिए और बोल दीजिए मेरे को चाहिए। यानी जिसका बिजनेस है उसको एक बार ऑप्शन दे रहा है और एक बार ऑप्ट कर लिया तो अब वो लगा रहेगा, एक ही मौका मिलेगा ऑप्ट आउट करने का, वो सिखाऊंगा। अभी के लिए ऑप्शन क्या है, वंस लेना, यहां क्या है, एवरी ईयर लेना। दो बातों क्लियर करो, धीरे धीरे ऑफ कोर्स विल गो इनटू डिटेल। सो व्हेन यू हैव नो बिजनेस द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न for the previous year from which 115 BSE is to be adopted. The option shall be exercised for every previous year where the individual or HUF has no business income. अगर business है, it must be exercised before the due date. For the previous year for which 115 BSE is to be adopted, the option once exercised cannot be withdrawn unless. तो ये एक बात क्लियर होगी, बिजनेस है तो एक बार ऑप्शन है वो चिपका रहेगा, नहीं है तो हर साल अप्लाई करो। ठीक हो गया, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी आते हैं, वापस आएंगे। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा करते हैं कि 115 BSE 2 में क्या क्या नहीं आना है। देखो, what all is not going to be allowed. So he says for the purposes of subsection 1, total income of the individual or HUF whether resident or not shall be computed without giving the following. अब एक एक काम करो, एक एक हेड में अपना दिमाग ले जाओ। पहले चलते हैं सैलरी हेड में। अब सैलरी हेड में कह रहा है एचआरए का जो बेनिफिट देते थे ना, वो याद कर रहे थे, 40 और 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एचआरए क्वेश्चन भी करे थे। लो जी, यहां सिंपल हो गया, कुछ नहीं है, एग्जामिशन देनी नहीं है। और एलटीसी का एग्जामिशन करे थे, याद है, लीव ट्रैवल कंसेशन। भाई इंडिया में 4 साल में 2 छुट्टियां अलाउड होती हैं, जिसका ट्रैवल का खर्चा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मिलता है उसको, उसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द एक्चुअल फेयर विच एवर इज लेस, नो एग्जामिशन, यानी पूरा टैक्सेबल। जितना एचआरए मिला ऐड कर दो, जितना एलटीसी मिला ऐड कर दो, एग्जामिशन नहीं देनी है, बस इतना है कि नहीं। दूसरा 1014 में नो एग्जामिशन फॉर अलाउंसेस, याद है बहुत सारी अलाउंसेस करी थी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करा था, फिर और क्या था, रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, स्टोरिंग अलाउंस, एग्जाम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट्स था, कुछ फुली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस थे, याद है तुम लोगों को। अब क्या कह रहा है, 1014 में कोई एग्जाम्पशन नहीं देना, लेकिन यहां जाके कुछ बोलाया, ही सेज अलाउ ओनली द फॉलोइंग अलाउंसेस एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर द प्रपोज सेक्शन, यानी इन अलाउंसेस का बेनिफिट फिर भी मिलेगा। तो ये तो बेटा मेमोरी बेस्ड हो गया, थोड़ा सा सेटिंग करने वाली बात है। अब कहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जाम्पशन मिल जाएगा, पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता किसको था एग्जाम्पशन, टू अ डिसेबल्ड पर्सन, दिव्यांग एम्प्लॉय, याद है तुम्हें 3200 पर मंथ का एग्जाम्पशन था, वो अभी भी मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस ऑफिस के काम से विद इन द सिटी आप जा रहे थे, टूर ट्रैवल ट्रांसफर डेलिंग अलाउंस, बेसिकली ऑफिस के खर्चे जो थे वो भी केवल कौन से, देखो यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं आया, रिसर्च एकेडमिक अलाउंस नहीं आया, सर्वेंट अलाउंस नहीं आया, हेल्पर अलाउंस नहीं आया। सर्वेंट अलाउंस तो फुली टैक्सेबल था, हेल्पर अलाउंस वाज ऑफिशियल अलाउंस, एग्जेम्प्ट होता था, वो भी नहीं दे रहा। सिर्फ कौन सी दे रहा है, वो जो ऑफिस के काम पे घूमने वाले थे, कन्वेंस अलाउंस, टूरिंग ट्रैवलिंग ट्रांसफर एंड डेली अलाउंस, और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑब्वियसली फॉर अ डिसेबल्ड, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये बेनिफिट अभी भी मिलेगा। तो हम टोटल इनकम जैसे निकालते हैं वो रूल्स रिमेन एग्जैक्टली द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। हम सिर्फ क्या करें, अब हमने पता चला एचआरए का बेनिफिट नहीं देना है, एलटीसी का नहीं देना है, बोलते जाओ मेरे साथ, कोई अलाउंस का बेनिफिट नहीं देना सिवाय ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टूरिंग ट्रैवलिंग ट्रांसफर अलाउंस एंड डेली अलाउंस। अब ये एक और बात कर रहा है, इट इज ऑल्सो प्रपोज टू अमेंड रूल 3 ऑफ द रूल सब्सिक्वेंटली सो एज टू रिमूव द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री फूड एंड बेवरेज थ्रू वाउचर्स प्रोवाइड टू द एम्प्लॉई बीइंग अ पर्सन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर द प्रपोज सेक्शन। यानी बेसिकली वो जो वाउचर में से 50 रुपया पर मील का एग्जेम्पशन मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। सो वाउचर 50 पर मील वाला जो था, नो एग्जेम्पशन। देन बेटा 1017 अलाउंसेस टू एमपीज एंड एमएलएस, अदर सोर्सेस के चैप्टर में करा था, उनको नहीं मिलेगा। ये देखो इतना बड़ा एग्जाम्पशन हटाया, माइनर को जो 1500 रुपए का बेनिफिट मिलता था पेरेंट को बिफोर क्लबिंग, 1500 पर चाइल्ड, वो नहीं मिलेगा अभी। यानी ये दो चीजें हमने कहां करी थी, वी डिड देम इन द चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेस, ठीक है, अदर सोर्सेस में आ गया। नाउ अच्छा, एक 10AA का हमने करा था कि SEZ में यूनिट हो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, तो हमने ये तो बात कर ली थी भी 2021 के बाद अगर आपने यूनिट शुरू करा
तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सारी बातें करी। पर वो कहता अगर आप इस नई स्कीम में आ रहे हो तो आपको 10A का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, यानी पुराना भी सेटअप है, आप अब 10A का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप नए टैक्स के रेट से दे दो पर 10A का बेनिफिट नहीं दूंगा। अच्छा, ये सैलरी हेड में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं दे रहा बेटा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी नहीं दे रहा है, प्रोफेशनल टैक्स का भी नहीं दे रहा है ही नहीं। तुम बोल रहे थे शुरू में कि सर ये तो फायदे वाली बात हो रही है। फायदा भी अगर देखें, एक मिनट के लिए अगर फायदा देखें, अगर मैं कहता हूं चलिए एक क्लाइंट आता आपके पास, कहता जी मेरे पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है जी। हम दो तरीके से बोलते हैं, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक की है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक की है, अगर हम बात करें एज पर रेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, इसको हम बोले ओल्ड रेट्स, ये बोलते हैं न्यू रेट्स। 2.5 लाख तक तो निल है दोनों जगह, 2.5 से 5, यहां 12,500 है, यहां पर भी 12,500 है। अब यहां पर 5 से 7.5 लाख रुपए तक आपका रेट हो जाएगा 10%, यहां पर 5 से 7.5 तक रेट हो गया 20%, यहां पर 7.5 से ऊपर भी 20% है, यहां हो गया 15%, तो रेट चेंज होता जा रहा है। 10 से 12.5 यहां हो गया 30%, यहां हो गया 20%, फिर 12.5 से 15 25%। तो अगर हम टोटल देखें 15 लाख तक की टोटल इनकम पे पुरानी स्कीम में ये टैक्स आता है, नई स्कीम में ये टैक्स आ रहा है, बेनिफिट हुआ 75,000 का, यानी सारा बेनिफिट मिला लूं विदाउट एनी चेंज इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ये मान के चलें कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में अगर टोटल इनकम सेम आ रही है, यानी आप कोई बेनिफिट ले ही नहीं रहे, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते ही नहीं एक मिनट के लिए, तो भी फर्क कितना है 75,000 का, इससे ऊपर का तो फर्क है ही नहीं। यानी ये जो फायदा है, इतना सारा हम पढ़ने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉ को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, आसान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और कितने के लिए 75,000 रुपीज। हाँ, फॉर अ पर्सन इन अ मिडिल इनकम ग्रुप 75,000 इज अ लॉट ऑफ मनी, तो शायद उन्हीं को फायदा दिया जा रहा है। भी आप लॉ सिंप्लीफाई कीजिए, स्लैब कम ले लीजिए। पर अगर मैं ऐसे देखूं ना, अभी देखो धीरे धीरे क्या आएगा, ये देखो एक एक करके चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद तुम बोलोगे सर ये फायदा कहां से हुआ। ये देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड, अब हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या कहता है, सबसे पहली बात कहता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में या डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड घर में जो आपको 2 लाख का बेनिफिट मिल रहा था, नहीं दूंगा, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट दूंगा ही नहीं सेल्फ ऑक्युपाइड घर की, ठीक है। जो आपका लॉस आ रहा है अंडर द हेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इवन फॉर अ रेंटेड हाउस, शैल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड एंड वुड बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर एक्सटेंट लॉ। सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी आपका सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल ही नहीं रहा, लॉस आएगा ही नहीं। लेट आउट घर है, लॉस आ भी गया, इसको आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको याद होगा ओल्ड नॉर्मल टैक्स में हम 2 लाख तक का लॉस बाकी हेड से करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते थे, यहां कहता कर ही नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड कर ले। पर धीरे धीरे बताऊंगा कि जो लॉस एज पर ओल्ड स्कीम सेट ऑफ हो रहा था वो एज्यूम कर हो गया। तुम कहोगे सर थोड़ा सा यहां कंफ्यूजिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सुनो क्या कहता है। अब मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, ओल्ड स्कीम में लूं न्यू स्कीम में लूं, अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, मेरे को यहां 2 लाख तक का डिडक्शन मिल रहा है, मेरा लॉस आ रहा है, यहां तो नील हो जाएगा। लेट आउट घर में सपोज करो 10 लाख का लॉस आ रहा है, 10 लाख का लॉस आ रहा है। ओल्ड स्कीम में मेरे पास अगर यहां पर सैलरी इनकम है, सपोज करिए 15 लाख की सैलरी इनकम है, ये सैलरी इनकम है और ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है। सैलरी इनकम के अगेंस्ट हम 2 लाख सेट ऑफ कर सकते थे, तो 2 लाख इसमें से सेट ऑफ होता था और 13 लाख रुपया का सैलरी इनकम आता था और बैलेंस 8 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। इतना तो आता है तुम्हें, इतनी देर से कराया। अब यहां क्या कहता है, कहता है ये लॉस, पहली बात इंटरहेड तो सेट ऑफ होगा नहीं, सैलरी इनकम आएगी 15, ये लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना, ये उतना ही होगा जितना ओल्ड स्कीम में होता, यानी 8 लाख रुपया। क्यों सर? क्योंकि वो कहता है 2 लाख जो सेट ऑफ होना था वो हो गया, मान ले हो गया, बस अब उसका आगे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी तो तेरे को स्लैब चेंज कर रहा है, नहीं आया कोई बात नहीं, आएगा, बस अभी के लिए ये याद रखो, सेल्फ ऑक्युपाइड घर में डिडक्शन नहीं दे रहा है, लेट आउट घर में लॉस को इंटरहेड अलाउ नहीं कर रहा है, पर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले साल। पर मैंने बोला कैरी फॉरवर्ड उतना ही होगा जितना पुराने लॉ के हिसाब से हो सकता था, करेंगे अभी। देन वी कम टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन कहता है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन दूंगा ही नहीं। अच्छा जी, जो डिडक्शंस मिलती थी साइंटिफिक रिसर्च की, डोनेशंस की, वो नहीं दूंगा। इन हाउस वाली अलाउड है,
इन हाउस जो आप अपने बिजनेस के लिए करते थे, याद है तुम्हें दो बातें कराई थी, देश के लिए, अपने लिए। देश के लिए वाली अलाउड नहीं है, अपने लिए, फॉर योर ओन बिजनेस, दैट इज गोइंग टू बी अलाउबल एज अ डिडक्शन। 35 AD कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो याद है, पूरी लिस्ट याद करी थी, है ना। कहता देना ही नहीं है, बस डिडक्शन ही नहीं देनी। अच्छा जी, नो डिडक्शन फॉर नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जो 35 CCC में डिडक्शन मिलता था वो भी नहीं दे रहा। चलो यहां तक एक आ गया। फैमिली पेंशन यहां अदर सोर्सेज में आ गया। फैमिली पेंशन में से 15,000 और 1/3 का बेनिफिट मिलता था, अभी नहीं मिलेगा, नहीं दे रहा है। तो हमने सिर्फ क्या याद करना है, जो नहीं मिल रहा है। अभी एक बार फिर रिवाइज करेंगे। तो बिजनेस हेड में क्या क्या हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, बट डेप्रिसिएशन दे रहा है, डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल। नो डिडक्शंस फॉर डोनेशंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नो डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, नो 35 CCC। बिजनेस हेड में हो गया, जो अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन नहीं दे रहा, और सबसे मेन जो चोट मारी है ना वो ये है, 80C to 80U नहीं मिलेगा, सिवाय 80 CCD टू इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था और 80 JJAA, ये दो मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, अदर देन बाकी कोई भी नहीं मिलेगा, नथिंग। तो देखो क्या क्या हो गया। अभी इसको याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। इन सैलरी हेड, एक तो अलाउंसेस, HRA का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, LTC का नहीं मिल रहा है, किसी अलाउंस का नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, टूर ट्रैवल ट्रांसफर अलाउंस मिल रहा है, और आपको मिल रहा है डेली अलाउंस का। वाउचर्स वाला बेनिफिट भी नहीं दे रहा है, पर्क्स में वाउचर्स वाला बेनिफिट भी नहीं दे रहा है, बाकी मिल रहा है, जो बाकी जितना था वो सारा सेम। देन अदर सोर्सेज के चैप्टर में अगर बात याद करूं तो MLA MP के अलाउंसेस एग्जाम्प्ट जो थे वो अब टैक्सेबल हो गए। फिर फैमिली पेंशन का डिडक्शन आपको नहीं मिल रहा वहां पर, जो भी आपका था। फिर उसने हमें बोला 1032 क्लबिंग के चैप्टर में जो हमने करा उसका था कि 1500 का बेनिफिट नहीं देना है, 10AA का बेनिफिट नहीं दे रहा है। सैलरी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन, यू आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग इट। कैपिटल गेन्स में देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ ठीक वैसे ही है, यानी 54 EC 54B वो सारा कुछ मिलता रहेगा। फिर बिजनेस साइड में आ गए, बिजनेस साइड में उसने बोला आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च नहीं दूंगा, 35 AD का बेनिफिट नहीं दूंगा। सुन रहे हो? सो ऑल दीज बेनिफिट्स यू आर नॉट गेटिंग। डेप्रिसिएशन मिल रहा है आपको, डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसने आपको बोला कि आपको सेल्फ ऑक्युपाइड, डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड घर में जो लॉस है 2 लाख का वो नहीं मिल रहा है। जो लेट आउट घर का लॉस है उसका सेट ऑफ किसी और हेड से नहीं करेंगे। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का बिजनेस हेड में नहीं दे रहा है। 80C to 80U कुछ भी नहीं दे रहा है सिवाय 80 CCD 2 और 80 JJ। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट वंस, ट्वाइस, थ्राइस टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड क्या क्या नहीं मिल रहा, अपने दिमाग में सेटिंग है। फिर हम यहां पर बात करेंगे द फॉलोइंग लॉसेज विल नॉट बी सेट ऑफ, द फॉलोइंग लॉसेज विल नॉट बी सेट ऑफ। वो क्या कहता है, कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred to above, then they will not be allowed to be set off while computing total income under 115 BAC। यानी अगर हम बिजनेस साइड में चलें, हमारा आता है बिजनेस लॉस, ठीक है जी। अब उसने बोला मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा, पहले लिख लेते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, 35 CCC का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सेक्शन 35 डोनेशंस का बेनिफिट नहीं दे रहा है, आपको यहां पर सेक्शन 35 AD का बेनिफिट नहीं दे रहा है। कहता है इनकी वजह से कोई लॉस आया हुआ है जो आपका करंट ईयर में, जब आपने ऑप्ट कर लिया, यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उस साल में है, जिस साल आपने ऑप्शन करा, उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को जो इन डिडक्शंस को रिलेट करता है हम लैप्स कर देंगे, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। विच मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 35 AD का लॉस आ रहा है आपके पास 40 लाख रुपया, आपको याद होगा ये हमने कहा था विल बी कैरिड फॉरवर्ड विदाउट एन टाइम पीरियड, और अगले साल केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, कहता खत्म हो गया। तो एक बात आती है, सपोज करो इसको मैं बोलूं ईयर 1, ईयर टू में आप बिजनेस बंद कर देते हैं। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया ना,
तो आप दोबारा से ईयरली ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमने कहा था अगर बिजनेस है तो जिंदगी में एक बार, यानी अगर 5 साल बिजनेस चल रहा है तो एक बार आपने ऑप्ट कर लिया, 5 साल चलता रहेगा। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप हर साल ऑप्ट कर रहे थे, एक बात होगी। मैं कहता हूं पहले साल बिजनेस था, बिजनेस के लिए इसने ऑप्ट करा, अगले साल बिजनेस बंद हो गया, ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ इट, ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। बाद में कभी ईयर 5 में, ईयर 6 में अगर बिजनेस शुरू भी करता है वो, तो ये जो यहां लॉस है ना, ये दोबारा से अलाउड नहीं होगा, क्योंकि एक बार 115 बीएसई में आप आ गए, जो उस साल, जिस साल आप 115 बीएसई में आए, उस साल जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, इनकी वजह से वो आपको अब जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, चाहे बाद में आप 115 बीएसई के बाहर भी चले गए। ऑब्वियसली बेटा, धीरे धीरे, पहली बार सुन रहे हैं, धीरे धीरे अभी इलस्ट्रेशंस करेंगे। दूसरी बात, आपका यहां साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन था, सपोज आपका लॉस आ रहा है 20 लाख, जिसमें से डोनेशन जो है वो आपकी, उसकी वजह से जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है लेट से 5 लाख रुपए, तो आपका जो बिजनेस लॉस अलाउ होगा वो 15 लाख अलाउ होगा, 5 लाख का अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो उन खर्चों की वजह से आ रहा है जिन खर्चों को उसने 115 बीएसई में डिसअलाउ कर दिया। समझ गए? हां, आगे चल रहे हैं। सो ही सेज व्हाट, दस इफ देयर इज लॉस एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसका मैं समझाऊंगा अभी, कहता उसको कॉस्ट में ऐड कर दो, कर रहे हैं। 35 एडी अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर अंडर 35 सीसीसी ये अलाउ नहीं होंगे, दीज विल नॉट बी अलाउड। ओके, इसको अभी पेंडिंग रखेंगे, ब्लॉक में ऐड करने वाला। सो एग्जांपल, इफ देयर इज अ बिजनेस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड इन द ईयर, the assessee opts for 115 BAC of 15 lakhs, out of which 3 lakhs relates to deduction under section 35, then the loss of 3 lakhs will lapse and will not be adjustable even in subsequent year the assessee opts out or fails to satisfy the conditions of 115 BAC. ये बात क्लियर होगी। No set off of brought forward loss or unabsorbed depreciation, no set off of brought forward loss or unabsorbed depreciation relating to additional depreciation for all sections covered under clause 1, and this will not be allowed thereafter even after the provisions of the section have become inapplicable। वही वाली बात मैंने आपको बताई है। बट बाकी लॉसेस पे कोई फर्क नहीं है, जैसे स्पेकुलेटिव लॉस है, स्पेकुलेटिव लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड जैसे था, अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम है, 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, वो रूल रिमेन्स द सेम। 115 BAC डज नॉट अफेक्ट द कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी अदर बिजनेस लॉस एंड अदर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अदर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को फर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे करते हैं, आपके पास बिजनेस लॉस है, लेट्स से 20 लाख का, जिसमें से अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है 12 लाख की और बाकी बिजनेस का लॉस है 8 लाख का। अब 12 लाख का जो लॉस है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से 4 है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की वजह से 8 है। अब होगा क्या? देखो, ये कहते हैं आसान कर रहे हैं लॉ को। हां, अब उसने 115 बीएसई की टोटल इनकम निकालते समय क्या बोला? डेप्रिसिएशन मिल रहा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आपको अनएब्जॉर्ब भी एडजस्टमेंट जैसे होता है वैसे होगा, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा। And any loss relating to additional depreciation being unabsorbed additional depreciation, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब इसका करेंगे क्या? ये 8 लाख का बिजनेस लॉस तो अलाउड है, सेट ऑफ हो जाएगा, ये भी अलाउड है, सेट ऑफ हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है। हां, उसने क्या किया? कहता इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऐड इट टू द ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर ब्लॉक में ऐड कर दिया बेसिकली वो अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन के हिसाब से मिलता रहेगा। सोचो, अनएब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो आपका था वो था क्या? ब्लॉक में जितनी वैल्यू गई थी उसका डेप्रिसिएशन का रेट लेके पीएनएल में डेबिट करा था, बिजनेस साइड से माइनस करा था, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया था। कहता है इसको ब्लॉक में ऐड कर दे, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन ले ले। करेंगे ऐसा क्वेश्चन सारे करेंगे, अभी एक बार लॉ पढ़ लें। सो इसने बोला, यहां पर मैंने बोला एडेड टू एक्चुअल कॉस्ट। ओके, चलो आगे देखें क्या है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मैंने बोला नो सेट ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी with any other head of income. Thus, in case of self-occupied house, deemed self-occupied house, there can be no loss while opting for 115 BAC as the deduction of 2 lakhs is not allowed. Also, for a let out or deemed let out house, the loss cannot be set off from any other head. However, loss after 71(3) है। अब तुम बोलोगे 71(3) क्या है? वो जो 2 लाख इंटरहेड एडजस्ट हो जाता था, मान लो हो गया,
is deemed to be given effect to will be carried forward and set off from house property income of the next year while computing income under 115 BSE. क्या कह रहा है? If there is a house property loss of 5 lakhs and as per normal tax regime a loss of 2 lakh can be set off interhead and the balance 5 lakh can be carried forward. Now as per 115 BSE also only 5 lakh will be allowed to be carried forward and 2 lakhs will lapse and will not be adjusted interhead. 2 लाख इंटरहेड भी एडजस्ट नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं देगा। लेकिन कैपिटल गेन्स में उसने कुछ भी फर्क नहीं करा। लॉसेज अंडर कैपिटल गेन्स विल कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म लॉस विद लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस विद लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन, सब कुछ सेम रह रहा है। एग्जेम्पशन भी 54 भी सब मिल रहा है। ओके, लास्ट में 2 बातें करते हैं। डेप्रिसिएशन विल बी अलाउबल, ये बात हो गई है, एक्सेप्ट फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, ये बात की बात है। हाँ, हमने AMT करा 115 JC का, कहता है it is further proposed to amend 115 JC of the act so as to provide that the provisions relating to AMT shall not apply to individual having business income and who has opted for 115 BSE. So 115 BSE ले लिया तो AMT का लफड़ा खत्म है, वो दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी जो भी हमने करी। It is also proposed to amend 115 JD of the act so as to provide that the provisions relating to carry forward and set off of AMT credit if any shall not apply to such individual और HUF having business income। तो आपको याद है पहले हमने साल अगर AMT पे करा तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, टोटल इनकम से एडजस्ट होता था। कहता अगर आपने बीच में कहीं पर ऑप्ट कर लिया BSE के लिए तो वो भी खत्म हो गया। तो मुझे बताओ, देखो सेक्शन तो बस इतना ही है, बाकी अभी ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो मोटा मोटा क्या है? मोटा मोटा ये है, इंडिविजुअल और HUF रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उनको बोला ये स्लैब ले लो भी नए वाले, लेकिन टोटल इनकम हमारे हिसाब से निकालो। टोटल इनकम निकालते समय वो जो एडजस्टमेंट्स बोली वो नहीं करनी, बस जो जो बोला वो करना है। उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे भाई एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से ओल्ड स्कीम में टोटल इनकम कैसे निकलती थी, न्यू में कैसे निकलती है, टैक्स कैसे बदला, करते हैं। पर एक बात है, 87A का रिलीफ वैसे ही चलेगा, सरचार्ज वैसे ही है, सेस वैसे ही है, एडवांस टैक्स आप नॉर्मल पे करोगे जैसे आप दे रहे हो। सीनियर सिटीजन को कोई इधर रिस्पेक्ट ज्यादा नहीं दी है एज रिगार्ड डिफरेंट स्लैब्स। तो ये सारी बातें मैंने करवा दी। बिजनेस के लिए बोला एक बार ऑप्शन है, बाकी सबके लिए बोला बारी बारी है। तो एक काम करो मेरे लिए, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको ना एक बार अच्छी तरह रिवाइज करो लिस्ट को, जितना समझ में आया। फिर अगले वीडियो में इसको थोड़ा और डिटेल में बारीकी में क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ओके, सो हम एक बार स्पेशल इनकम की बात, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं आई थिंक। स्पेशल इनकम की बातें कौन सी होती हैं फटाफट। स्पेशल इनकम क्या होती है? जिनका रेट ऑफ टैक्स स्पेशल होता है। कौन सी हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एनी एसेट 20%, 111A विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं, STT लगता है एट द टाइम ऑफ सेल। तो हम जो कैपिटल गेन्स निकालेंगे उस पर 15% का रेट है। 112A वही चीज जहां पर STT परचेज और सेल के टाइम पे लग गया और परचेज के टाइम पे कई बार माफ था। 112A आता है जिसका जब टैक्स निकालते हैं तो 1 लाख से ऊपर जब निकलता है तो उस पर रेट लगता है 10% और लॉटरी इनकम है 30%, अनडिस्क्लोज इनकम है 60%। तो ये तो एक बार हम रेट्स कर चुके हैं। हम ये भी चार्ट कर चुके हैं कि रेट स्पेशल जो हैं आपको 87A का जो रिलीफ है वो केवल 112A के टैक्स में से नहीं मिलेगा। लॉसेस जो हैं लॉन्ग टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन, और वहां पर 112A और 111A का कोई फर्क नहीं है। बाकी इन इनकम्स में से कोई भी लॉस इनके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होगा। इन इनकम्स में लॉस हो नहीं सकता क्योंकि इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलती है खर्चों की। ये ऑब्वियसली हटा देते हैं। चलो नाउ, हाँ तो ये तो 2021 तक एक ही केस में एप्लीकेबल था जहां पर अब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया अप टिल 31 मार्च 20 और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20 आपको रिसीव हुआ तो पुराना लॉ लगता था विच इज 115 BBDA का डिविडेंड था जो 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल होता था। पर अब ऑफ कोर्स दैट इज ओनली फॉर वन ऑड केस, राइट। नाउ मिनिमम एग्जेम्पशन का सेट ऑफ आपको पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से मिल जाएगा, चाहे वो 112A का हो चाहे वो कोई और हो। शॉर्ट टर्म में से मिल जाएगा, नॉर्मल शॉर्ट टर्म तो होता ही होता है, पर 111A में से भी मिल जाएगा। पर बाकियों में से आपको ये वाला मिनिमम एग्जेम्पशन का सेट ऑफ भी नहीं मिलेगा।
और डिडक्शंस तो खैर कहीं से भी नहीं मिलती हैं। यहां तक हमने करा। अब हम एक नई बात करने जा रहे हैं, मैक्सिमम सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 112A, 111A एंड डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी जो शेयर होल्डर के हाथ में फुली टैक्सेबल होती है। डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, 100% टैक्सेबल है, चाहे शेयर होल्डर रेजिडेंट हो चाहे शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट हो। टीडीएस की बातें हम कर चुके हुए हैं इन द चैप्टर ऑफ टीडीएस। टीडीएस कटता है इस पे, डिविडेंड पे भी कटता है, म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पे भी कटता है, रेजिडेंट शेयर होल्डर्स का अलग है, नॉन रेजिडेंट का अलग है। वी डन ऑल ऑफ दैट। नाउ बेटा यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो कहता है हायर सरचार्ज ऑफ 25% एंड 37% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी थ्री इनकम। कहना क्या चाह रहा है, अब सपोज करो आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम है, अब टोटल इनकम सपोज आपकी 70 लाख है, 70 लाख, जिसमें 112A सपोज 20 लाख है और 111A सपोज 10 लाख है। डिविडेंड को छोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो बैलेंस आपकी नॉर्मल इनकम होगी 40 लाख। अब इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हायर सरचार्ज तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो टोटल आप टैक्स निकालोगे, इस पे आप 112A पे -1 लाख करके टैक्स निकालो, 111A पे 15% करो, नॉर्मल पे स्लैब लगाओ और उसके बाद आप सरचार्ज ऐड करोगे एट द रेट ऑफ 10%। चलो क्लियर होगी बात। अब सपोज करो ये टोटल इनकम जो आ गई वो 170 थी, यानी ये 140 आ गया। अब 170 है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं गया, तो आप टैक्स निकालो और यहां पर सरचार्ज का रेट सारे पे जो भी टैक्स निकलेगा उस पे आप कर दोगे एट द रेट ऑफ 15%। यानी जब तक तो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं गई तब तक तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, दोबारा बोलूंगा, जब तक आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई तब तक तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट इफ ओवर हियर वी से टोटल इनकम हो गई 270 की। अब होना क्या चाहिए, जो भी टैक्स निकलता है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, 2 मिनट दो, जो भी टैक्स निकलता है उस पे सरचार्ज ऐड होना चाहिए 25%, पर वो कह रहा है कि इन पे तो मैक्सिमम सरचार्ज जो है 15% होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टैक्स निकलेगा इस पे तो आप लगाओगे 15%। अब जो बैलेंस टैक्स निकलेगा ना उसका क्या करना है, कहता है अगर जो आपकी टोटल इनकम अदर देन 112A एंड 111A एंड डिविडेंड, इफ योर टोटल इनकम अदर देन दोस 3 एक्सीड्स 2 करोड़, तो इस पे 25 लगाना, यानी इस पे भी 15 लगेगा। क्यों सर? अब 2 करोड़ से ज्यादा होगी, पर 2 करोड़ से ज्यादा किस वजह से हुई? कहता है इन दोनों की वजह से हुई। इन दोनों पे तो वैसे ही 15 लगना है, और जो बाकी बचा वो भी 2 करोड़ से कम है तो उस पर भी 15 लगना है। अच्छा, और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये 370 हो गया। अब ये 370 है तो ये हो गया 240। अब इनके ऊपर जो टैक्स निकलेगा उस पर तो 15 ही लगेगा, पर अब क्योंकि इनको निकाल के जो बची टोटल इनकम है वो खुद भी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो अब इसके टैक्स पे 25% लगेगा। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज कर देते हैं। आइए इसको चेंज करेंगे। हाँ आएगा। मैं कहता हूं 112A, 111A एंड अदर ऑप्शंस लिए जाते हैं। ये आ गया 1.5 करोड़ का, चलिए इसको 2.5 कर देते हैं, और ये आ गया 40 लाख का। ठीक है जी। अब यानी मेरी टोटल इनकम होगी 2.90 करोड़। अब क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा है तो मैं ये कर रहा हूं, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा उस पर तो सरचार्ज 15% लगेगा। अब इनको निकाल के जो टोटल इनकम बची है उसका टोटल इनकम तुम बोलोगे 50 लाख से भी कम है सर, तो इस पर तो सरचार्ज लगना ही नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, दोबारा क्या बोला सर? सुनो, आप कह रहे हो भाई 2.5 करोड़ से ऊपर, 2.5 करोड़ की इस पे तो 15% रहना है, इसके ऊपर तो सरचार्ज 15% से ऊपर लगेगा ही नहीं, इसके टैक्स के ऊपर। मैंने बोला इसको निकाल के जो बची टोटल इनकम है अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो उसके टैक्स पे 25% लगाओ, नहीं तो 15 लगाओ। मैंने ये तो नहीं बोला कि 10 लगाओ या कुछ और भी मत लगाओ,
मैंने बोला ये जो कर रहे हैं ये तभी करेंगे जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो ये तो करेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, जो बची हुई इनकम वो 1 करोड़ से कम हो या 50 लाख से कम हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अब 15% तो लग ही रहा है ना, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है, तो 15 से कम तो जाएगा नहीं इसका। ओके, दोबारा एक बार लास्ट टाइम, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़, 15% तो लगना ही लगना है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक तो 15 लगता ही लगता है, 15 से नीचे नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं 25 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो उसने बोला इस पे तो 25 लगाओगे नहीं, और जो बची हुई इनकम है उस पे 25 तब लगाओ जब वो खुद 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है सर, अब कुछ आ रहा है समझ, ठीक है अभी और करते हैं, आ जाओ। व्हाट इफ आई से अदर इनकम, दिस इज 3.80 करोड़ एंड दिस इज ओनली 20 लाख, यानी 4 करोड़ की इनकम होगी। अब मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी बेटा 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। किस पे? इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इस पे जो भी टैक्स निकलेगा 15% लगेगा। लेकिन जो बाकी इनकम है, क्योंकि वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अब इस पे 25 लगा देंगे। उल्टा कर देते हैं, ये 3.8 होता, ये 0.2 होता तो क्या होता, इस पे भी 15 लगना। अब ये बची हुई इनकम 2 करोड़ से कम है तो इस पे भी 15 लगा देते हैं। 10 नहीं लगेगा, 0 भी नहीं लगेगा, 15 तो लगेगा ही लगेगा। Okay, now let's take another one. Let's take another one. What if I say this is 3.80 and this is 2.20? अभी कितना हो गया? 6 करोड़ हो गया। अब हम पहुंच गए 37% सरचार्ज पे। इस पे तो 15 ही लगेगा। अब जो बची इनकम है, अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे 37% है, नहीं तो उस पे 25% है। समझ गए? नहीं तो उस पे 25% है। सिमिलरली इफ आई से दिस इज 5.10 एंड दिस इज 20, नाउ इस पे जो टैक्स निकलेगा उस पे तो 15% ही है। जो बची इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इस पे 25% लगेगा, क्योंकि अब 5 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, 15 वाला खत्म हो गया, 25 पे आ गए। समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस विद टैक्स, तो इसको समझ में आएगा। सो लेट्स गो ऑन। नाउ these are questions given, I have just solved them for you. We will just do a bit of ticking. You keep your calculators in your hand. Let us see what we understand. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया मैंने 30 लाख का, लॉन्ग टर्म दिया 25 लाख का, अदर इनकम दी 40 की। पहले निकालो टोटल इनकम 95। अब ये तो नॉर्मल है क्योंकि 2 करोड़ से तो ऊपर जा ही नहीं रहा। 95 में आप अलग अलग कर लो, 30 लाख रुपया 111 है, 25 लाख रुपया 112 है, और 40 लाख रुपया नॉर्मल पे लगाओ स्लैब्स। अभी मैं 115 बीएसई वाला नहीं लगा रहा हूं, नॉर्मल स्लैब लगाओ, तो हमारा जो आ जाएगा आपका 10 लाख पे इतना है, 30 लाख पे इतना, तो इतना आ गया नॉर्मल टैक्स। 112A में याद कीजिएगा 1 लाख माइनस करके जो बचेगा उस पे 10% लो, और 30 लाख पे 15% लो, ये आ गया आपका टोटल टैक्स। इसको लिखो यहां, सरचार्ज लगाओ 10% क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है, सेस लगाओ 4%। लो जी, आंसर इज क्लियर होगी बात? ओके, हाँ जी, चलो आगे आते हैं। 111 है 60 लाख, ठीक है। 112 है 65 लाख, ये भी ठीक है, नॉर्मल 50। अब टोटल इनकम कितनी आ रही है? 1.75, 2 करोड़ से ऊपर नहीं गई। अभी भी कुछ नहीं करना जो अभी सिखाया मैंने, नॉर्मल चलो। 65 माइनस 1, 64 इंटू 10%, इसका 7 का 15%, इस 50 लाख पे लगाओ स्लैब, पहले 10 लाख पे इतना, बैलेंस पे 30% करके ऐड करके यहां पर टैक्स लिख लो टोटल। ठीक है जी। अब लगाना है सरचार्ज, क्योंकि टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है, तो यहां लगाओ सरचार्ज 15%, सेस लगाओ 4%, टैक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ। तो चेंज होगा, ये लो आ गया। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54, 112 है 55 एंड अदर इनकम 3 करोड़। ये 54, 111 है, 15% लगा दो। 55 लाख माइनस 1 लाख, 54 लाख इंटू 10%, ये लगा दो। और नॉर्मल इनकम जो है उस पे पहले तो लगाओ स्लैब रेट। अब एक बार टैक्स निकल आया, अब सरचार्ज की बात करते हैं। अब आपकी टोटल इनकम अदर देन 111A 112A, यानी ये 2 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि वो 2 करोड़ से ज्यादा है
और 5 करोड़ से कम है तो यहां लग जाएगा 25%, लेकिन इन पे लगेगा 15%, तो यानी इस पे सरचार्ज अलग लगेगा, इस पे सरचार्ज अलग लगेगा। इन दोनों सरचार्ज को ऐड करके लिख लेंगे, इन दोनों टैक्स को ऐड करके यहां लिख लेंगे। ये आ गया मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज। अब लगा दो 4% सेस, सिंपल सी बात होगी। तो आगे अब ये आ गया 50, ये आ गया 65, ये आ गया 6। 50 के ऊपर 15% टैक्स लगाओ, 65 -1 65 -1 इंटू 10%, एंड 6 करोड़ जो बच गया नॉर्मल इनकम, उस पर स्लैब पे जो होगा, पहले 10 लाख पे इतना, बैलेंस पे 30%, तो ये आ गया इसका टैक्स। अब इस टैक्स को कर लो ऐड, और ये आ गया मेरा टोटल टैक्स। अब लगाएं सरचार्ज, इस पे तो 15% से ऊपर जाएगा नहीं, तो ये आ गया इसका सरचार्ज। अब क्योंकि ये जो बची हुई इनकम है अदर देन 112 एंड 111 है, 5 करोड़ से ज्यादा है, इस पे 37% लगा दो। ये दोनों सरचार्ज ऐड करके ये आ गया, और एंड में ऐड कर दो सेस। क्लियर होगी बात, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे चलें। 111 है इतना है, 112 है इतना है, अदर इनकम 1.1 करोड़ है। अब ध्यान देना प्लीज, इसी में पंगा पड़ सकता है। टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। अब हमने पहले तो 60 पे 15% ले लिया, 55 माइनस 1 वही 54, नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाला। पहले तो इस टैक्स को यहां टोटल लिख लो, अब लगाओ सरचार्ज। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, इस पे तो 15% से ऊपर जाएगा नहीं, और जो बची हुई इनकम है वो 2 करोड़ से ऊपर है नहीं, तो इस पे लगाएंगे 15%। समझ गए बात को? तो ये 15% लग के आ गया। अब कई बार मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर क्या होता कि सर अगर ये 90 लाख होता तो क्या इस पे हम 10% लगाते? ना, 15 तो लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से तो ऊपर हो ही गई है, ये बात समझ लो बस, ये इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, नाउ वन क्वेश्चन ऑन डिविडेंड. So we said dividend from domestic company 60 lakhs, long term capital gains under 112 is 55 lakhs and other income is 1.10 करोड़. अब यहां डिविडेंड इनकम आ गया. नाउ डिविडेंड इनकम पे नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है वो, पहले तो ये समझोगे. अब हमने करना क्या है, 112 अलग लिख लिया मैंने, टोटल इनकम 2 करोड़ 25 लाख का आ रहा है. 112 वाला 55 माइनस 1 540 का टैक्स आ गया. अब इन दोनों पे जो टैक्स निकलेगा वो तो स्लैब रेट्स पे निकलेगा, क्योंकि डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स, कोई स्पेशल रेट तो है नहीं. तो हमने 170 ले लिया, उसके ऊपर निकाल लिया टैक्स, एक बार पूरा टैक्स लिख लिया. अब लगाते हैं सरचार्ज. अब इसकी टैक्स पे, इसके टैक्स पे तो 15% लगेगा, इसके टैक्स पे भी 15% लगेगा, क्योंकि ये बाकी इनकम जो है अदर देन डिविडेंड एंड 112 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इस पे भी 15% लगेगा. यानी इस केस में टोटल सरचार्ज 15% लग रहा है, सेस लगाएंगे और टैक्स आ जाएगा. एंड सिमिलरली जैसे हमने बाकी प्रोविजंस करे डिविडेंड का भी वही लॉ है. So we've looked at all types of taxation. Now we need to look at what we call the new tax regime under 115 BAC.